24 घंटे में कोरोना के 7,749 नए मामले, 109 मरीजों की हुई मौत, 7,005 मरीजों ने दी कोरोना को मात। ड्यूटी के दौरान पुलिस के 1,918 जवान हुए संक्रमित, 2 जवानों का हुआ निधन, 757 पुलिसकर्मी होम आइसोलेशन में। कैंचीधाम में फटा बादल, बादल फटने से मची तबाही, सड़कों पर आया मलबा। जिलाधिकारी को एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन, अस्पतालों की समस्याओं का किया जिक्र, कोरोना वार्ड को अलग करने की अपील भी की। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में कोरोना महामारी को थमने का तमाम प्रयासों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य में एक दिन में रिकवरी हुए मरीजों का नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 7,005 एक दिन में ठीक हुए मरीजों की यह अब तक का सर्वाधिक संख्या है और पिछले 12 दिनों में राज्य में 5,03,894 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। यह कुल रिकवरी का करीब 30% है। कोरोना की जंग में यह आंकड़ा उम्मीद जगाता है। बता दें कि अब तक राज्य में 2,64,683 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें 1,78,449 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। फिलहाल रिकवरी दर 67.42% है, जबकि प्रदेश में कोरोना के 77,082 सक्रिय मामले अभी भी हैं। राज्य में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बुधवार को निजी व सरकारी लैब में 34,893 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 27,144 की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि 7,749 की पॉजिटिव आई है। वहीं चिंता इस बात की है कि किसी भी जिले में 100 से कम मामले नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा मामले देहरादून जनपद में आए हैं। वहीं पहाड़ी जिलों में सबसे अधिक मामले उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा में हैं। 9 पहाड़ी जिलों में 6 ऐसे हैं जहां संक्रमण दर 20% से ज्यादा है और इसके साथ 109 मरीजों की मौत कोरोना के लिहाज से सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वहीं बुधवार को भी राज्य में 109 मरीजों की मौत हुई है। चिंता इस बात की है कि पहाड़ी जिलों में भी लोग लगातार कोरोना के कारण जान गंवा रहे हैं। पौड़ी, गढ़वाल व अल्मोड़ा में 6 और चंपावत में 2 मरीजों की मौत हुई है और अब तक कोरोना संक्रमित 4,123 मरीजों की मौत राज्य में हो चुकी है। वहीं कोरोना मृत्यु दर 1.56% है। खबर अल्मोड़ा से है। बता दें कि अल्मोड़ा के महिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर दीपक गर्व्याल की मौत हो गई है। बता दें कि बीते दिनों वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। सीएमएस का हल्द्वानी में उपचार चल रहा था, जहां गुरुवार को उनकी यहां पर मौत हो गई है। महिला चिकित्सालय के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर प्रीति पंत ने मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनको हल्द्वानी से जानकारी दी गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना रोकथाम के लिए डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में डीएम ने सीएमओ को कहा है कि सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्देशित कर दिए जाएं कि अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के साथ परिजनों को न बुलाया जाए। वहीं आए परिजनों को भी सैंपलिंग की जाए, जिसमें संक्रमण फैलने की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि परिजनों से मरीजों के लिए दवाई और खाना न मंगाया जाए। मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था संबंधित अस्पताल ही करेगा, जिसका सरकार द्वारा भुगतान भी किया जाएगा। डीएम ने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में शादी, विवाह और अन्य आयोजनों में मानकों के अनुरूप निर्धारित संख्या का पालन कराने के निर्देश भी दिए। जो व्यक्ति शहरों तथा अन्य राज्यों से गांव आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन रहने की व्यवस्था गांव में ही की जाए और जिसकी नियमित जानकारी ली जाए। इसके साथ ही बाहर से आए लोगों की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के लालकुआं में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीजेपी नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने प्रशासन द्वारा अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित आवासीय योजना के तहत बने 100 भवनों का निरीक्षण किया, जिसे
कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनने को लेकर शासन की रिपोर्ट भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उनके साथ मौजूद उप जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मी समेत सभी लोग इस समय चल रही कोरोना पार्ट 2 की स्थिति से निपटने को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हमारी सरकार भी और हमारा शासन प्रशासन का हर व्यक्ति इस मामले में गंभीर है। ये महामारी है, इस महामारी के रूप में इसको ले रहे हैं। जो लोग हल्के में ले रहे हैं या जो लोग उपहास उड़ा रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं। उनके इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि सबको मिलकर के ऐसी महामारी से लड़ा जाता है। और चूँकि तीसरी लहर आने वाली ऐसे बातें होने जा रही हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने सोचा था कि ये 100 कमरे का मतलब 100 सेट हुए, ये 100 कमरे नहीं हुए, 100 सेट हुए। 100 सेट का मतलब 200 लोग, 300 लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारी यहाँ बिंदु खत्ता, लालकुआ और हल्दूचौड़ नज़दीक का जो क्षेत्र है उसकी आबादी 1 लाख से ऊपर है। तो ये उपयुक्त स्थान है, नज़दीक है, शहर के एकांत बाहर भी है और नज़दीक भी है। ये बस्ती भी कोई नज़दीक नहीं है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुविधा अनुसार हैं, बढ़िया हैं। मैंने प्रशासन को कहा, प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया है और आज सर्वे इसका कर लिया है। तो भविष्य में हम तो चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, और पड़ेगी तो ये इस पर विचार करके सीधे जैसे एसडीएम महोदय ने कहा है कि हम आर्मी को इसको दे देंगे, तो ये और अच्छी बात है हमारे लिए। देखिए, ये नगर पंचायत लालकुआ की ये बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये 100 इनके कमरे हैं जो कि इनको अलॉटमेंट करने थे, अभी तक नहीं हुए हैं, वर्तमान में खाली हैं। तो पवन चौहान जी ने इसके लिए आग्रह किया था कि इसका भी निरीक्षण कर लिया जाए, क्योंकि बिंदुखत्ता की भी और लालकुआ की काफ़ी जनसंख्या है। तो अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो ये 100 कमरे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं और इसको हम अपने कोविड केयर सेंटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और जैसी भी आवश्यकता होगी इसका प्रयोग कर लिया जाएगा। अच्छा स्थान है और हम इसको। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण नहर में पानी की तेज बहाव में एक मजदूर बह गया, जिसके बाद मजदूर की मौत हो गई। सिंचाई विभाग में ठेके पर काम करने वाले 24 वर्षीय बेलदार ताराबिष्ट बुधवार शाम नहर में फंसी झाड़ियों को निकालने का काम कर रहा था। अचानक नहर में पानी के तेज बहाव में बेलदार बह गया, जिसका शव करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची मुखानी पुलिस ने किसी तरह से देर शाम शव को नहर से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता सुभाष जोशी ने बताया कि ताराबिष्ट ठेकेदार के अधीन कार्यरत था। वहीं बेलदार की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बेलदार के घर में उसके एक बुजुर्ग पिता हैं जो बीमार हैं। बताया जा रहा है कि बेलदार के छोटे भाई की भी उसी नहर में डूबने से मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग से परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर युवाओं और बुजुर्गों के साथ ही बचपन पर भी हमला कर रही है। दरअसल कुछ समय में ही 0 से लेकर 9 वर्ष के बच्चों में संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। इस स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 40 दिनों में ही 2584 संक्रमित बच्चे मिल चुके हैं। इन दिनों औसतन रोजाना 64 बच्चों में कोरोना होने की पुष्टि हो रही है। प्रदेश में रोज हजारों की संख्या में लोग संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में अब छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। अब तक 0 से 9 वर्ष आयु वर्ग के 4718 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है। मंगलवार को जहां देवप्रयाग में बादल फटा था, वहीं बुधवार को भी कैंची धाम मंदिर के पास बादल फटा है। यहां कई मकानों और दुकानों में मलबा घुस गया। इसके साथ ही अल्मोड़ा, भीमताल, हल्द्वानी NH 87 भी मलबा की वजह से बंद हो गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जनहानि की कोई सूचना नहीं है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौके पर जेसीबी मौजूद है जो मलबा हटाने का काम कर रही है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को टिहरी जिले के देवप्रयाग में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। नगर पालिका का बहुउद्देशीय भवन समेत 2 भवन जमींदोज हो गए हैं और पूरा क्षेत्र मलबे से पट गया है। मंगलवार को करीब 5 बजे शांता नदी के ऊपरी छोर पर बादल फटने से नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया और नदी में आए मलबे ने शांति बाजार में भारी तबाही मचाई। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी के पास स्थित नवीन मंडी के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से 5 दुकान जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा भी लिया। इस अवसर पर विधानसभा ने उप जिलाधिकारी को अग्निकांड से प्रभावित सभी 5 दुकानदारों को उचित मुआवजा देने की बात भी कही है। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने पहुंचकर प्रभावित दुकानदारों से मिलकर पूरी जानकारी ली और इसके साथ ही श्री अग्रवाल ने आग लगने से होने वाली हानि के बारे में भी जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने मौके पर ही उप जिलाधिकारी को दूरभाष पर प्रभावित दुकानदारों की हानि का निरीक्षण कर उचित मुआवजा देने की बात भी कही है। वहीं अग्रवाल ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को अग्निकांड मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं। तो उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के सखनपुर में संचालित मनराल स्टोन क्रैशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में 10 जून को मुख्य सचिव व सचिव उद्योग को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा स्टोन क्रैशर लगाने की अनुमति देने से पूर्व साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल जोन और रेजिडेंशियल जोन का निर्धारण क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सुस्पष्ट जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य को बने हुए 20 साल हो गए हैं, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सा क्षेत्र रेजिडेंशियल है और कौन सा क्षेत्र इंडस्ट्रियल और कौन सा क्षेत्र साइलेंट जोन है। जहां मर्जी हो वहां स्टोन क्रैशर खोले जाने की अनुमति दे दी जा रही है, जबकि बिना जोन का निर्धारण किए ध्वनि प्रदूषण का मापन नहीं किया जा सकता। इस इशू को कंसिडर किया था कि जो उत्तराखंड में स्टोन क्रशर लगे हुए हैं 300 से अधिक, वो कहीं भी गांव में किसी भी स्थान पर स्थापित कर दिए गए, जबकि नॉइज पोल्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो नेशन होना चाहिए पहले इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन की नोटिफिकेशन होनी चाहिए। इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और साथ ही सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चीफ सेक्रेटरी। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर फतेह पुत्र स्थान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तराखंड में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन को पूरी तरीके से ओपन रखा गया है। 45 प्लस के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के भी सेंटर्स में पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन करने की छूट दी गई है। उधर दूसरी तरफ 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के सामने वैक्सीनेशन को लेकर कई दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल इस वर्ग के युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, लेकिन
इस रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को बेहद ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोर्टल पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। हालांकि सरकार की तरफ से शाम 4 बजे तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वेबसाइट पर भारी दबाव के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोग जहां सुरक्षित रहने के लिए घरों के अंदर बंद हैं, तो वहीं पुलिसकर्मी मुस्तैदी से सड़कों पर ड्यूटी दे रहे हैं। सामान्य तौर पर शांति व्यवस्था बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना महामारी में उनकी चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। सड़क से शमशान घाट तक पुलिस की मौजूदगी के कारण अब देहरादून के पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना काल में पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना संक्रमण के सेकेंड वेव में 24 मार्च से अभी तक 1918 से अधिक जवान संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश की बात करें तो आज भी 757 पुलिसकर्मी संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में हैं। आम जनता व कोरोना से बचाव में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर को राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा किट उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से फोन पर बात कर तत्काल प्रभाव से जनता जनार्दन को आयुष काढ़ा किट उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड के कोने कोने में जनता को कोरोना से बचाव की जंग में दिन रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तमाम फ्रंटलाइन वर्करों को प्राथमिकता के आधार पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा किट उपलब्ध कराए जाने का अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में वर्ष 2020 के लॉकडाउन अवधि के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा निःशुल्क रूप से आयुर्वेदिक काढ़ा किट उपलब्ध कराई जाती रही है। उन्होंने इसके साथ कहा कि आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत द्वारा आयुष मंत्रालय की समीक्षा के दौरान आयुष काढ़ा किट जनता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन 1 माह बीत जाने के उपरांत भी आयुष विभाग द्वारा जनता जनार्दन को आयुष काढ़ा किट नहीं मिल पा रही है, जो कि चिंता का विषय है। आयुष मंत्री जी द्वारा जो है लगभग 6 करोड़ का बजट पास कर दिया गया था कि तमाम जितने भी उत्तराखंड के जो ग्रामीण अंचल हैं, और चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हैं चाहे तराई क्षेत्र हैं, तो हम जिनमें ये आयुष की जो है किट दी जाएगी, और उस किट के अंदर जो है काढ़ा है और उसमें टैबलेट हैं। इस प्रकार से पूर्व में भी दी गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 महीना बीत गया, अब तक जो है तमाम लोगों को उसकी दरकार है। और तमाम लोग, जिसमें कि हमारे जो कोरोना फाइटर हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हमारे पुलिस के कर्मचारी हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हों, और चाहे हमारे मीडिया के कर्मी हों, मैं समझता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से कि तत्काल प्रभाव से जो है ये जो आयुष की जो किटें हैं, जिससे पूर्व की भांति वो दी जाएं। दूसरी बात, जो कोरोना के बचाव के लिए जो राज्य सरकार द्वारा किटें दी जानी चाहिए थी, वो भी मैं समझता हूं कि अब तक नहीं है। जो लोग घरों में आइसोलेट होंगे, उन लोगों के लिए किटें बनाई गई थी, जिसमें सीमित रूप से संयंत्र थे जो कोरोना के बचाव में, चाहे उसमें टैबलेट है, इंजेक्शन है, चाहे उसमें थर्मामीटर है, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें जो जनता को उपलब्ध होनी थी। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से इस चीज़ को भी और भी ध्यान देना चाहिए। कोरोना की बढ़ती बीमारी को देखते हुए इस बार ईद की नमाज घरों में अदा करने की अपील की गई है। हरिद्वार प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस बार ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। प्रशासन ने तय किया गया है कि इस बार मस्जिद में केवल 5 लोग ही नमाज पढ़ेंगे। फिलहाल अभी कोविड का केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके दृष्टिगत अभी कोविड कर्फ्यू भी जो है लागू कर रखा है। इसमें सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो कृपया जो है वो अपने घरों से ही नमाज पढ़ें, ताकि जो है अभी संक्रमण का स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाना पड़ेगा। तो इसमें हम सभी जो है समुदाय का जो लीडर्स हैं उनसे भी जो है बातचीत कर रहे हैं, उनसे कन्विंस करा रहे हैं। तो ये इसमें तो आप हजरात को इत्तला दी जाती है कि आप हजरात जैसा ये बीमारी का, ताउन का और महामारी का ये वबा फैली हुई भी है, इसके ताल्लुक से
जैसा गवर्नमेंट का भी ऐलान है और प्रशासन का भी ऐलान है और गाइडलाइन जो लागू की गई है उसके मुताबिक हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर अमल करें। जैसा कि ईदगाह के अंदर वही 5-7 आदमी नमाज के लिए जाए। ये नमाजें होगी मस्जिद के अंदर नहीं होगी, सब नमाज घर के अंदर होगी और इसका पूरा पालन करेंगे। मस्जिद के अंदर 5 ही आदमी नमाज पढ़ेंगे और बगैर मास्क के नमाज ना पढ़े। और मस्जिद के अंदर अगर 5 आदमी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश के सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। मुलाकात के दौरान प्रीतम सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से कहा है कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक ज्ञापन सौंपते हुए जनहित से जुड़ी विभिन्न मांगों से अवगत भी कराया है। प्रीतम सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ बादल फटने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में प्रीतम सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि 11 मई को टिहरी जिले के देवप्रयाग में बादल फटने की घटना सामने आई है। वहां ग्राम क्यारा, भगेली, बोनट गांव के कई परिवार प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाए। इसके साथ ही उन्हें दैवीय आपदा मद से शीघ्र 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ समक्ष कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्राथमिकता दिए जाने की बात भी की है उन्होंने। और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए चकराता विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, सैनिटाइजर आदि की उचित व्यवस्था किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में बने 30 बेड का आईसीयू सेंटर तैयार होने के बाद भी उचित रूप से सुचारू नहीं हो पा रहा। हालांकि आईसीयू के लिए दून मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों को भेजा गया है, लेकिन अभी भी टेक्नीशियन की कमी के चलते सही ढंग से आईसीयू का संचालन नहीं हो पा रहा, जिसे देखते हुए रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने केरल से टेक्नीशियन को बुलाया है। राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने रायपुर स्थित जिला कोविड केयर सेंटर में आईसीयू बेड का निर्माण करने के लिए अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो वहीं कोविड केयर सेंटर में 30 आईसीयू बेड का निर्माण कराया गया है, लेकिन 4 दिन पहले आईसीयू बनकर तैयार होने के बावजूद स्टाफ की कमी चलते अभी तक शुरू नहीं हो पाया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते आमजन को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी में भी संक्रमण अपने पैर पसार चुका है। इसकी चैन को यहीं रोकने के साथ ही आमजन को कुछ राहत मिल सके, इसके संबंध में एनएसयूआई ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 7 सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें जिलाध्यक्ष गौरव सागर ने कहा कि पौड़ी जिला अस्पताल में जहां कोरोना सैंपलिंग हो रही है, वहीं हर प्रकार के मरीज को भी पर्चा बनाने आना पड़ता है। ऐसे में कृपया कोरोना वार्ड को पूर्ण रूप से अलग करें। एक निश्चित स्थान पर सैंपलिंग व कोरोना मरीजों की देखरेख हो सके, ताकि संक्रमित व सस्पेक्टेड व्यक्ति सीधा एक निश्चित स्थान पर ही जाए व अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जाए। द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मेन हमारी मुख्य मांग पहले तो हमारी पौड़ी अस्पताल, जिला अस्पताल को लेकर है कि जिला अस्पताल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब ये इंद्रेश की निजी हाथों में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक तो मेन मुख्य मांग ये थी कि जहाँ पे हमारा टेस्ट लिए जा रहे हैं इंद्रेश अस्पताल में सस्पेक्टेड के, तो उधर पे नज़दीक में पर्चा बन रहा है, तो वहाँ पे संक्रमण का फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये है कि डॉक्टर केवल एक बार दिन में मुश्किल से कोरोना संक्रमित पेशेंट को देखने आ रहा है। शायद पीपीई किट पर्याप्त न होना एक मुख्य कारण इसका हो सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के द्वारा आस्था का केंद्र माना जाने वाला कैंची धाम के 57वां स्थापना दिवस पर कोरोना का साया पड़ गया है। हर साल यहां लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला इस बार कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। बता दें कि हर साल 15 जून को कैंची धाम में मेला लगता है, जहां देश विदेश से बाबा के भक्त शामिल होते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस बार की स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया जाएगा। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। ऐसे ही लाखों भक्तों के लिए हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इन बार बाबा के दर में सन्नाटा पसरा रहेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा और इसे सांकेतिक रूप में मनाने का फैसला किया गया है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन की ओर से लेखपालों के मौखिक रूप से गांवों में भी इसी तरह से जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक शमशान घाट और कब्रिस्तानों के लिए जमीन ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यदि वहां भी जरूरत पड़ती है तो कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि वैसे तो भगवान करे कि ऐसी जरूरत न पड़े, इसलिए यही प्रार्थना है कि देश कोरोना मुक्त होकर सब कुछ जल्द सामान्य हो जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कोरोना संक्रमण के कारण आती है तो लोगों को अंतिम संस्कार के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। उत्तराखंड में 18 मई तक कर्फ्यू लागू है। वहीं सरकार समेत पुलिस लोगों के से घरों में रहने की अपील कर रही है और बेवजह घर से बाहर न आने की भी लगातार अपील कर रही है। लेकिन आज के नौजवान बेवजह सड़कों पर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 14 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है और उनको चेतावनी देकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने मोर्चा संभालते हुए लोगों से कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है और इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एक खाली टेम्पो ट्रेवल की व्यवस्था कर उसको साथ लेकर ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत कोविड-19 के दौरान जारी कोविड कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाया गया और कोविड कर्फ्यू के दौरान दी गई समय सीमा के बाद नियमों का उल्लंघन कर अनावश्यक रूप से घूमने वाले 14 लड़कों को पकड़कर थाने लाया गया, जहां सभी को चेतावनी देकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया और इसके साथ ही भविष्य में दोबारा घूमते दिखाई देने पर इनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।